हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताऊंगा फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। एग्रीकल्चर यूपीएससी प्रीलिम्स में भी 2020 से ज़्यादा आना शुरू हुई और अब लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रीलिम्स में, मेंस में तो आते ही हैं, मेंस के सिलेबस में तो सेपरेटली ये दिया ही है एग्रीकल्चर टॉपिक, और उससे तो हर साल काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बट प्रीलिम्स में भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इसमें मैंने इसके अपने खुद के लगभग 4-5 पेजों में नोट्स बना लिए थे, और हर साल मैं वही पढ़ के जाता हूँ और लगभग उससे सारे क्वेश्चन मुझे बन जाते हैं। तो वही नोट्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एंड आई होप आप सबको इससे कुछ मदद मिलेगी। सबसे पहली चीज है शेयर इन जीवीए, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना शेयर होता है? 18%। आपको पता होगा 3 सेक्टर होते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर है वो लगभग 18% होता है। तो एक मैं यहाँ डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं कि जो भी मैं ये वैल्यू बता रहा हूँ वो एग्जैक्ट नहीं है ना। अब जैसे 18 है तो 16 से 20% के बीच में वेरी कर सकता है, बट रफली आपको एक आइडिया होना चाहिए। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही, और साथ ही आप मेंस में भी इसे कोट कर सकते हैं। ग्रोथ रेट कितनी है एग्रीकल्चर सेक्टर की? लगभग है ना, लगभग 4% रही है, 4 से ज्यादा ही रही है, अराउंड 4.5% सिंस पास्ट 5 से 6 ईयर्स। ठीक है, पिछले 5-6 सालों में लगभग 4-4.5% से ग्रोथ हुई है। और ये ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट यानी कि किसी साल तो ग्रोथ रेट ज्यादा होती है, किसी साल ग्रोथ रेट कम हो जाती है, फिर ज्यादा हो जाती है, फिर कम हो जाती है। यानी कि ये कॉन्स्टेंटली बढ़ या कम नहीं हो रही, ये फ्लक्चुएट होती रहती है। आप ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एज परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी। एग्रीकल्चर में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना होता है? अराउंड 15%। इसमें भी प्राइवेट का शेयर कितना है? अराउंड 13%। और गवर्नमेंट का शेयर कितना है? बचा हुआ 2%। ऐसा क्यों है? कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट क्यों नहीं करती ज्यादा? बिकॉज उसका ज्यादातर खर्चा सब्सिडीज वगैरह में हो जाता है, इसलिए वो कैपिटल यानी कि कोई ठोस चीज नहीं बना पाती। है ना, आपको आई होप आपको ये पता होगा कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एज द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी कितना है? 15%, विच इज लेस एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। और ये भी जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ये मेनली प्राइवेट के थ्रू होता है, 13%। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं। एनएसए इज नेट सोन एरिया, यानी कि सपोज इतना, ये एक है, इतना एरिया है, इसमें इतना एरिया अगर इतने एरिया में क्रॉप्स उगाई जा रही हैं तो इसे बोलेंगे नेट शोन एरिया। ठीक है। नेट सोन एरिया कितना है? 45%, यानी कि लगभग 140 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल इंडिया का एरिया कितना है? अराउंड 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसका 45% यानी कि 140 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर नेट सोन एरिया है। अब एक और चीज होती है विच इज जीसीए, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। जैसे कि ये एरिया है जितने कि में क्रॉप उगाई जा रही है, सपोज इस एरिया को कहते हैं 2। ठीक है। तो नेट सोन एरिया कितना हो गया? नेट सोन एरिया हो गया 2। अब जीसीए, जीसीए इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब सपोज इसमें इतने एरिया में क्रॉप उगाई जा रही है, लेकिन इतने एरिया में क्रॉप उगाई गई और 6 महीने बाद वो क्रॉप हार्वेस्ट कर ली गई, फिर इसी एरिया में क्रॉप उगा दी गई और फिर उसे 6 महीने बाद हार्वेस्ट कर ली गई। यानी कि एक साल में कितनी बार उगा दी गई, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। एक साल में 2 बार उगा दी गई, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो जाएगा? 4। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब अब सपोज इसी एरिया में 3 बार उगा दी गई होती क्रॉप, तो कितना हो जाता? 2 × 3 यानी कि 6। आई होप आपको समझ आ रहा हो। नेट सोन एरिया होता है कि जितने में उगाया जा रहा है, भले ही आप कितनी भी बार उगाएं, नेट सोन एरिया सेम रहेगा। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? अगर आप इसी एरिया में बार बार उगा रहे हैं तो उसे मल्टीपल टाइम्स काउंट किया जाएगा, इसे बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये कितना है? अराउंड 190 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब एक कॉन्सेप्ट होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है कि अपन को क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100। ये लगभग आता है अराउंड 145, अगर परसेंटेज में निकालें तो आता है अराउंड 145%।
इसके आसपास आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट सोन एरिया है वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे उस समय भी वो मोर देन 40% था, और इस समय कितना है, मोर देन अराउंड 45%, यानी कि लगभग कांस्टेंट रहा है नेट सोन एरिया। यानी कि जितने एरिया में क्रॉप उगाई जा रही थी वो लगभग कांस्टेंट रहा, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। तो वो तो आप उसके इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि एरिया तो उतना ही है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप उसी एरिया में बार 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 क्रॉप उगाते जाएं, यानी कि आप क्रॉप यानी कि आप ग्रॉस क्रॉप एरिया पर आए, या फिर मैं कहूं कि आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा दें। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी अराउंड 107% के आसपास थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, जो कि अब बढ़ के 145% हो गई। यानी कि उसी एक ही एरिया में बार बार क्रॉप उगाई जा रही है, बिकॉज एरिया बढ़ नहीं रहा। तो अब यही है इसका सोल्यूशन, बढ़ाने का। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, और नेट सोन एरिया कितना है, लगभग 45%। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है लगभग 190 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मैक्सिमम एरिया किस चीज में होता है, मैक्सिमम एरिया नेट सोन एरिया, मैक्सिमम इंडिया का एरिया कहाँ यूटिलाइज होता है, वो होता है मैक्सिमम कल्टीवेशन में ही, नेट सोन एरिया में, जो कि है 45%। उसके बाद फॉरेस्ट कवरेज में, जो कि है 24%, अकॉर्डिंग टू द FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, 24% है। ये कितना था इंडिपेंडेंस के समय, ये था अराउंड 14%, जो कि अब यानी कि फॉरेस्ट कवर 14% था, जो कि अब बढ़ के 24% हो गया है। और फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या होता है, 1 हेक्टेयर ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस होने चाहिए, तभी उसे फॉरेस्ट कवर में काउंट किया जाता है। तो मैक्सिमम एरिया इंडिया का किस में हो रहा है, मैक्सिमम एरिया हो रहा है नेट सोन एरिया में, फॉलोड बाय फॉरेस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि जो भी एग्रीकल्चर की जीवीए है, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड है, वो सबसे ज्यादा कहाँ से आ रही है। एग्रीकल्चर में भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्रॉपिंग हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में के जीवीए में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड में, सबसे ज्यादा कॉमन सेंस की बात है, कंट्रीब्यूशन किसका होगा, क्रॉप्स का, उसके बाद लाइफ स्टॉक का, उसके बाद होता है फॉरेस्ट्री का, फॉलोड बाय फिशिंग। आप सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एग्रीकल्चर का मतलब किस टाइप, कौन सी चीज एग्रीकल्चर के जीबीए में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, और ऑप्शन हुआ कि फिशिंग या फॉरेस्ट्री, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार फिशिंग करती होगी, बट ऐसा नहीं है, फॉरेस्ट्री ज्यादा होती है। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे ज्यादा क्रॉप, ये तो पता ही है सबको, डेफिनेट सी बात है, क्रॉप ही करेगी, फिर लाइफ स्टॉक, फिर फॉरेस्ट्री और फिर फिशरी। अब ये है एरिया वाइज कवरेज, कौन सी एरिया, कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा एरिया में कल्टीवेट होती है, सबसे ज्यादा होती है राइस, फॉलोड बाय पल्सेस, फॉलोड बाय व्हीट। याद रखना, राइस के बाद पल्सेस है, फिर है व्हीट, फॉलोड बाय ऑयल सीड्स, फॉलोड बाय न्यूट्रीसीरियल्स, फॉलोड बाय कॉटन, फॉलोड बाय शुगर केन। और ये आपको अंत तक याद रखना है, इस पे शायद क्वेश्चन भी आ चुका है 2019 में या 20 में, किसी साल आया था, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है कि कॉटन का एरिया ज्यादा है कि शुगर केन का। तो ये पूरा जो भी मैं चीज बता रहा हूँ वो पूरी आपको याद रखनी है। अब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी क्रॉप का है, ये तो अपन एरिया वाइज देख रहे थे कि कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा एरिया में कल्टीवेट होती है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका है, राइस, फॉलोड बाय व्हीट। पल्सेस, पल्सेस का नहीं है, पल्सेस का एरिया भले ही सेकंड हाईएस्ट है, बट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है राइस का, फॉलोड बाय व्हीट, फॉलोड बाय न्यूट्रीसीरियल्स, एनसीज न्यूट्रीसीरियल्स या कोआर सीरियल्स, है ना, जैसे कि मेज, ज्वार, बाजरा। अब न्यूट्रीसीरियल्स में भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा होता है मेज, फॉलोड बाय बाजरा, फॉलोड बाय जवार। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ लेते हैं, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल्स कौन सा है, मेज, फॉलोड बाय बाजरा, फॉलोड बाय जवार। अब फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 60% प्रोडक्शन खरीफ सीजन में होता है। खरीफ सीजन कब से कब तक होता है, जून टू सितंबर। आई होप आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो, खरीफ, रबी, जायद, है ना, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में दिया है, और वैसे भी बहुत सिंपल जनरल चीज है, मैं आपको रफली बता देता हूँ। एक होती है खरीफ क्रॉप, ठीक है, एक होती है रबी, राबी, और एक होती है जायद क्रॉप्स। ये कब से कब तक होती है, ये होती है फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी कि बरसात के महीने में। इसके अलावा राबी होती है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, यानी कि ठंडियों में। और ये होती है फ्रॉम अप्रैल टू जून,
यानी कि गर्मियों में। अब मेन आपको खरीफ क्रॉप्स के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन सी हैं। राइस, मेज, ज्वार, कॉटन, बाजरा, तुअर। एक सेकेंड और बता दो। इसके अलावा मूंग, उड़द। ये दालें हैं, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने, सभी ने सुना होगा वैसे तो। इसके अलावा राइस में ज्वार, कॉटन, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, ग्राउंड नट, रागी, और कुछ ऑयल सीड्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर, सनफ्लावर के सीड, या फिर सोयाबीन के सीड। इसके अलावा और कौन से ऑयल सीड होते हैं। सीसम, ये स्पेलिंग देख लेना, सीसम के बीच। इसके अलावा नाइजर सीड। कितनी हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी आपको 14 की 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये 14 खरीफ क्रॉप्स हैं जिन्हें एमएसपी दिया जाता है। आई होप आप लोगों को पता है एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, 14 खरीफ क्रॉप्स हैं जिन्हें एमएसपी दिया जाता है। टोटल कितनी क्रॉप को एमएसपी देते हैं? 22 क्रॉप्स को। तो 14 तो खरीफ हो गई। इसके अलावा 6 रबी क्रॉप्स होती हैं, कौन कौन सी? वीट, ग्राम, बार्ले, रैपसीड एंड मस्टर्ड। इसके अलावा मसूर और सैफफ्लावर ऑयल, वन ऑफ द ऑयल्स। इस ये 6 रबी क्रॉप्स होती हैं, 14 खरीफ, 6 रबी क्रॉप्स। इसके अलावा 2 और कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जो कि आ जाती हैं, जो कि होती हैं रॉ जूट। ये अलग है ना, जायद अलग है, रॉ जूट और कोपरा। कोपरा इज डी हस्ड कॉटन। ठीक है, जो हस्क होता है कॉटन का उसे रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो डी हस्ड कॉटन बचता है उसे बोलते हैं कोपरा। तो ये 2 और हो गई। तो 14 + 6 + 2 22 इन क्रॉप्स को एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये आपको याद होना चाहिए, 2023 में शायद इसी साल इससे क्वेश्चन भी आया था। तो ये आपको सारे याद होने चाहिए। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी खरीफ होती है, कौन सी रबी होती है, और जायद में कौन से, जायद में मोस्टली अपन क्या उगाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गया, फूडर हो गया, ये सारी चीजें उगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। 14 खरीफ, 6 रबी और 2 अलग से क्रॉप्स, टोटल 22 क्रॉप्स हैं जिन्हें एमएसपी देते हैं। तो मैं अपन क्या मेनली डिस्कस कर रहे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। मेरे अपन अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं उनमें से 60% क्रॉप्स खरीफ सीजन में होती हैं। अब ये है, ये बता रहा है कि खरीफ सीजन में मेनली कौन सी क्रॉप होती है, खरीफ और रबी सीजन में। खरीफ में सबसे ज्यादा होती है राइस, फॉलोड बाय ऑयल सीड, फॉलोड बाय न्यूट्रीसीरियल्स, फॉलोड बाय पल्सेस। रबी सीजन में सबसे ज्यादा व्हीट, फॉलोड बाय पल्सेस, फॉलोड बाय ऑयल सीड, फॉलोड बाय न्यूट्रीसीरियल्स, फॉलोड बाय राइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सपोज ऑयल सीड खरीफ सीजन में ज्यादा होते हैं कि रबी सीजन में। देखिए सबसे ज्यादा इसमें हो रहा था राइस, फिर हो रहा था ऑयल सीड, यहाँ पास ऑयल सीड बाद में है, यानी कि ऑयल सीड सबसे ज्यादा होते हैं खरीफ सीजन में। अब सपोज क्वेश्चन आया कि न्यूट्रीसीरियल सबसे ज्यादा कहाँ कब होते हैं, खरीफ में कि रबी में। खरीफ सीजन में यहाँ है, इसमें तो चौथे लास्ट में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खरीफ सीजन में होते हैं। अब सबसे ज्यादा सपोज पल्सेस आपसे पूछा कि खरीफ में होते हैं कि रबी सीजन में। पल्सेस कहाँ होती हैं, पल्सेस खरीफ वाले में तो लास्ट में है, रबी वाले में सेकंड नंबर में है, यानी कि पल्सेस सब ज्यादा होती हैं रबी सीजन में। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना है। अब एग्रीकल्चर में, जो भी एग्रीकल्चर में अराउंड 45% ऑफ वर्क फोर्स, यानी कि अपने वर्क फोर्स का 45%, 45% एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है।
इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरीके आ जाते हैं कि मोर देन 50% ऑफ द वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? डेफिनेटली गलत है, बिकॉज 45% है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और जो इन 45% में 55% लोग लैंडलेस लेबरर हैं, यानी कि इनके पास कोई लैंड नहीं है। मैक्सिमम पल्सेस कौन सी होती है? कुछ स्पेसिफिक ये पॉइंट है। मैक्सिमम पल्सेस होती है ग्राम। मैक्सिमम ऑयल साइड अपन ने बहुत सारे देखे, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सोयाबीन। अब अपन देखते हैं क्रॉप्स और कौन से स्टेट में वो सबसे ज्यादा होती है। राइस सबसे ज्यादा कहाँ होती है? राइस सबसे ज्यादा होती है वेस्ट बंगाल में। राइस सबसे ज्यादा होती है वेस्ट बंगाल में। वीट सबसे ज्यादा कहाँ होती है? यूपी में। न्यूट्रीसिरल्स राजस्थान में। मेज सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? कर्नाटका में। ये आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। टोटल पल्सेस सबसे ज्यादा कहाँ होती है? राजस्थान में। ये सीक्वेंस लगभग सेम रहता है, कभी कभार बदल भी जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है प्रोडक्शन, तो आपको लेटेस्ट पता होना चाहिए। बट 99% यही है कि यही रहेगा, एक आध कुछ उसमें बदल सकता है। टोटल ऑयल सीड सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये भी राजस्थान। पहले शायद एमपी में होता था, अब राजस्थान। तो शुगर केन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में। इसमें जैसे बदलते रहता है, कभी महाराष्ट्र में ज्यादा हो जाता है, कभी यूपी में। कॉटन में भी बदलते रहता है, इस समय शायद गुजरात में या महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको उसी समय देखनी पड़ेंगी। जूट एंड मेस्टा सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में। रेपसीड एंड मस्टर्ड सबसे ज्यादा आई थिंक राजस्थान में, हाँ राजस्थान में। सोयाबीन सबसे ज्यादा एमपी में। सनफ्लावर सबसे ज्यादा कर्नाटका में। तो ये आपको पता होना चाहिए, रफली आपको आइडिया होना चाहिए। और इसमें एक और चीज है कि टोटल फूड ग्रेन। टोटल फूड ग्रेन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी में। ये कुछ चीजें हैं आपको जो पता होना चाहिए, रफली आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ होती है। अब एरिया ऑपरेशनल सबसे ज्यादा किस कौन करता है? कौन से फार्मर्स सबसे ज्यादा करते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉलोड बाय लार्ज फार्मर्स। यानी कि जो बड़े किसान हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास एरिया कंपेरेटिवली लेस है एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। अब हॉर्टिकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर आपको पता होगा क्या होता है। हॉर्टिकल्चर का नेट सोन एरिया में कंट्रीब्यूशन होता है सिर्फ 16%, बट एग्रीकल्चर जीवीए में अराउंड 33% कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा क्या होता है? वेजिटेबल, फॉलोड बाय फ्रूट्स, फॉलोड बाय प्लांटेशन, फॉलोड बाय स्पाइसेस। ठीक है, सबसे ज्यादा वेजिटेबल, फ्रूट, प्लांटेशन, स्पाइसेस। और ये वेजिटेबल फ्रूट मिलके अराउंड 90% ऑफ हॉर्टिकल्चर बना देते हैं। इसके अलावा एलाइड सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो क्रॉपिंग के अलावा जो लाइफ स्टॉक है, फिशरीज हैं, फॉरेस्ट है ना, इन सबको एलाइड सेक्टर बोलते हैं। उसका शेयर कितना होता है एग्रीकल्चर जीवीए में? अराउंड 30%। 2014 में अराउंड 24% हुआ करता था। अब ये बढ़ के कितना हो गया है? 30%। ये ग्रोथ रेट अराउंड 8% की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। अब अलाइड सेक्टर में कुछ बातें आपको और पता होनी चाहिए, जैसे कि और क्या पता होना चाहिए आपको, जैसे कि इंडिया में लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, कितनी है? अराउंड 537 मिलियन की। ये आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। लाइफ स्टॉक का अराउंड 2/3 क्या बनाता है? डेयरी। डेयरी में भी अराउंड 60% ऑफ डेयरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम लाइफ स्टॉक एटलीस्ट ये तो याद ही रखना है कि डेयरी बनाती है। अब इंडिया इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। अराउंड 24% लगभग पूरी दुनिया का मिल्क इंडिया बनाता है। इंडिया और किस चीज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? स्पाइसेस का, टी का, शुगर का। शुगर केन का नहीं, शुगर का। शुगर केन का सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा बनाना, और किस चीज का है यहाँ मैंने लिखा था शायद, और
जूट का है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इसके अलावा भी कुछ चीज का है, इतनी चीजें आप याद रखिए। इन सबका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। मिल्क का तो है ही। अब आ जाता है फूड क्रेडिट। फूड क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट यानी कि लोन। फूड क्रेडिट मतलब क्या होता है? ये नाम से पता नहीं चल रहा, बट इसका मतलब ये होता है कि जो एफसीआई है या फिर इसके अलावा जो भी फूड प्रोक्योरिंग एजेंसी है, वो उनको जो क्रेडिट दिया जा रहा है उसे बोलते हैं फूड क्रेडिट। सिर्फ जो एफसीआई या जो भी फूड प्रोक्योरिंग एजेंसी है, एफसीआई इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या जो भी फूड प्रोक्योरिंग एजेंसी है, उन्हें जो लोन दिया जा रहा है, क्रेडिट दिया जा रहा है, वो फूड क्रेडिट में आता है। इसके अलावा बाकी जो क्रेडिट है वो फूड क्रेडिट में नहीं आते। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना है? अराउंड $50 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। रफली सारी चीजें आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इसके आसपास है ना। आप एग्जैक्ट आपको भले ही आना हो, बट रफ आइडिया होना चाहिए। अराउंड $50 बिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 2.4% ऑफ वर्ल्ड। जितना भी वर्ल्ड में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 2.4%। अब एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है कि इंपोर्ट? इंडिया में एक्सपोर्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंपोर्ट, ये आपको याद रखना है। एक्सपोर्ट किस चीज का सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, इंडिया सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है? मरीन प्रोडक्ट, फॉलोड बाय बासमती राइस, फॉलोड बाय शुगर, फॉलोड बाय अदर राइस। ये आपको याद रखना है। लेकिन सपोज अगर राइस एक सेपरेटली दे दिया गया, यहाँ मैंने अलग अलग बताया है बासमती राइस और अदर राइस, इसलिए बासमती राइस सेकंड नंबर पे आ रहा है। अगर राइस सेपरेटली दे दिया गया तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा, है ना, मरीन प्रोडक्ट से भी ज्यादा आ जाएगा। इसके अलावा इंपोर्ट सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ये तो सबको पता होगा, क्या करते हैं अपन सबसे ज्यादा इंपोर्ट? वेजिटेबल ऑयल। मोर देन 50% जो अपना इंपोर्ट है एग्रीकल्चर इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी कि पूरा इंपोर्ट नहीं, एग्रीकल्चर इंपोर्ट, वो वेजिटेबल ऑयल का होता है। इसके अलावा अपन क्या इंपोर्ट करते हैं? इसके अलावा अपन इंपोर्ट करते हैं फ्रेश फ्रूट्स, इसके अलावा पल्सेस। ये आपको याद रखनी है, पता है इतना, ये तो मेनली याद ही रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि राइस सबसे ज्यादा है, अगर इकट्ठा पूरा एक कैटेगरी के तौर पे दिया हो, नहीं तो उसके नहीं तो मरीन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा एफपी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट कितनी है? लगभग 8% है। आप 8% याद रख लें। जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट है उसका 12% फूड प्रोसेसिंग के थ्रू आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब प्रीलिम्स में ही आ जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, बट ये मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। एमएसपी के बारे में अपन ने देखा था कि 22 क्रॉप्स को एमएसपी मिलती है। याद है आपको 22 क्रॉप्स ना? 14 खरीफ थी, 6 राबी क्रॉप्स थी और 2 अदर क्रॉप्स थी। कौन कौन सी? डी कोपरा यानी कि डी हेस्ट कॉटन, और एक और थी, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा हाँ, रॉ जूट थी। ठीक है। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कौन डिसाइड करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। सीसीईए इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स किसके रिकमेंडेशन पे डिसाइड करती है? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड प्राइसिंग, शायद यही नाम होता है, आप देख लेना। सीएसीपी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, यानी कि एक लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर बनी हुई बॉडी है सीएसीपी। ये रिकमेंड करती है और फाइनली डिसाइड करती है। सीसीईए विच इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कितनी बार डिसाइड किया जाता है? ट्वाइस ए ईयर। एमएसपी ट्वाइस ए ईयर डिक्लेयर की जाती है। वेरियस मेथड्स क्या होते हैं एमएसपी कैलकुलेट करने के, ये भी आपको पता होना चाहिए। देयर इज A2 मेथड, देन देयर इज A2 प्लस FL, देन देयर इज C2 मेथड। A2 क्या होता है? A2 इज टेक इनटू अकाउंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस इनपुट। जो भी इनपुट हो रहे हैं उसके उसमें जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको कैलकुलेट किया जाता है। A2 प्लस FL इज, जो भी ऊपर है A2 तो है ही, इसके साथ इसमें FL जोड़ रहे हैं। FL इज इम्प्लाइड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर। FL इज फैमिली लेबर, जो भी फैमिली लेबर है उसकी अप्लाइड कॉस्ट है, उसे जोड़ा जाता है। C2 क्या हो गया? C2 में A2 जोड़, A2 तो है ही, FL है ही, साथ में अपन क्या जोड़ रहे हैं? इम्प्लाइड कॉस्ट
ऑफ लैंड प्लस ऑल अदर इम्प्लाइड कॉस्ट, जो भी इम्प्लाइड कॉस्ट है उन सबको जोड़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो। सबसे पहले A2 है, A2 में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वेरियस इनपुट्स में उसे जोड़ा जाता है। A2 प्लस FL, A2 तो है ही, FL यानी कि फैमिली लेबर, एम्प्लाइड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर को जोड़ दिया जाता है। C2 में क्या होता है, A2 है, FL है, उसमें और क्या जोड़ेंगे अपन, जो भी एम्प्लाइड कॉस्ट है लैंड की या अदर प्रोडक्ट्स की उसे जोड़ते हैं। करेंटली क्या फॉलो किया जाता है, ये वाला मेथड यानी कि A2 प्लस FL मेथड करेंटली फॉलो किया जाता है, विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन में खर्चा हो रहा है उसका 1.5 टाइम्स उन्हें दिया जाता है। एक कमिटी बैठी थी, MS स्वामीनाथन कमिटी, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि C2 मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए, बट अभी A2 प्लस FL ही फॉलो की जाती है। और ये किस तरह की सब्सिडी है MSP? MSP इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी दो तरह की होती है, अगर एग्रीकल्चर सब्सिडी दो तरह की होती है, ये इस साल मेंस में भी क्वेश्चन आया था, है ना। एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि आप डायरेक्ट मनी दे रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा पीएम किसान। पीएम किसान क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि, यानी कि शायद 6,000 रुपए दिए जाते हैं साल के किसानों को, डायरेक्टली पैसा दे दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या है कि आप डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे, किसी और तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या तरीका हो सकता है सपोर्ट करने का, जैसे कि एमएसपी। एमएसपी में क्या है, किसान ने कुछ क्रॉप उगाई, सरकार एक फिक्स्ड दाम देके उसे खरीदती है, तो एक तरीके का सपोर्ट हुआ किसानों को। या फिर सपोज जो फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी जाती है कि फर्टिलाइजर के दाम कंट्रोल कर दिए जाते हैं जिससे कि किसानों को सस्ता मिले, तो इसमें सरकार डायरेक्टली पैसा तो नहीं दे रही किसानों को, बट उन्हें सस्ता माल अवेलेबल करा रही है, तो एक तरह की इनडायरेक्ट सब्सिडी हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है। इसके अलावा और एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, देयर इज FCI, अपन ने अभी देखा था ना फूड क्रेडिट, जब अपन देख रहे थे फूड क्रेडिट क्या था, FCI या फिर कोई भी अदर फूड, FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका काम क्या होता है, फूड को प्रोक्योर करना, यानी कि किसान से लेना और उसे रखना, स्टॉक मेंटेन करके रखना, जिससे कि जो वेरियस स्कीम्स होती हैं, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है या फिर अदर स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करके रखना जब भी जरूरत हो, तो FCI है। और स्टेट के पास, स्टेट की भी कुछ प्रोक्योरिंग फूड प्रोक्योरिंग एजेंसीज होती हैं, इन्हें जो लोन या क्रेडिट देते हैं बैंक से या किसी भी अदर सोर्स से, उसे फूड क्रेडिट बोलते हैं। इसके अलावा किसी को भी, किसान को जो लोन मिला या किसी और को भी लोन मिला, वो फूड क्रेडिट में नहीं आता है, आपको याद रखना है। अब FCI, there is some concept known as economic cost of food grain। economic cost of food grain क्या होता है, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है पूल्ड कॉस्ट। पूल्ड कॉस्ट क्या होती है, जो MSP दिया जाता है किसानों से, FCI ने किसानों से खरीदा, तो उन खरीदते समय क्या देंगे, वो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे बोलते हैं पूल्ड कॉस्ट। इसके अलावा आ जाता है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स क्या होते हैं, जो भी लेबर का कॉस्ट होगा या जो भी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट होगा या जो भी स्टोरेज का कॉस्ट होगा, इन सबको जोड़ते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन FCI क्या करेगी, सबसे पहले किसानों से MSP पे ली, इसके अलावा उसके लेबर का खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्ट का, स्टोरेज का खर्चा हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की उसका खर्चा हुआ, इन सबको मिला के इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन बोलते हैं। और एक तो आपको CIP का मतलब पता होना चाहिए, CIP सेंट्रल इशू प्राइस, ठीक है, जो भी FCI स्टेट्स को दे देती है जिस प्राइस पे फूड ग्रेन, उसे बोलते हैं CIP, है ना, सेंट्रल इशू प्राइस। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, उसने कहा था कि हर 3 साल में रिवीजन होना चाहिए CIP का, यानी सेंट्रल इशू प्राइस का हर 3 साल में रिवीजन होना चाहिए। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो बढ़नी चाहिए, बट अभी तक रिवीजन नहीं हुआ, इतने साल हो गए, इसीलिए जो फूड सब्सिडी का बर्डन है वो बढ़ते जा रहा है, ये एक वन ऑफ द रीजन है। तो आपको CIP का पता होना चाहिए कि सेंट्रल इशू प्राइस क्या होती है, डायरेक्टली कुछ चीजें पूछ ली जाती है। तो ये ज्यादातर चीजें मैंने कवर कर दी हैं। अब इसके अलावा आप जो भी करंट अफेयर का सोर्स फॉलो कर रहे हैं, मंथली मैगजीन या फिर आप PT 365 एंड में पढ़ेंगे, उसमें बाकी चीजें कवर हो जाती हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेंस में भी ये चीज़ें यूज हो जाती हैं, बट प्रीलिम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। थैंक यू ऑल।